हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं बेटा। दूसरे लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं EAN, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फिर हम पढ़ने वाले हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। हमने एक बार, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको होमवर्क के जो आंसर्स हैं वो दे देता हूं। ये आंसर्स मैं आपके सामने लिख के ले आया हूं। केटाइनिक एनाइनिक केटाइनिक एनाइनिक कौन से काउंटर आयन है वो सब आपको देखना था। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। उसके बाद ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। इस होमवर्क में भी जो आंसर्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। खास तौर से कोऑर्डिनेशन नंबर में गलती तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि लिगेंड की आइडेंटिसिटी क्या है। अब ये एक लिगेंड ऑक्जेलेट जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्जेलेट 4 बनाएगा। ये तो 4 बनाएंगे, और जो मोनोडेंटेड है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। मोनोडेंटेड मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब एक लिगेंड की एक यूनिट एक ही बॉन्ड बनाती है। बाइडेंटेड का मतलब लिगेंड की एक यूनिट 2 बॉन्ड बनाती है। ट्राइडेंटेड का मतलब लिगेंड की एक यूनिट 3 बॉन्ड बनाती है, है ना। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें कि ये चीजें क्या हैं क्या नहीं, है ना भाई। चलो, तो गलती नहीं होगी। गलती जो मैं बोला वहीं पे हो सकती है। विच विल नॉट गिव द यूजुअल टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन का टेस्ट कौन नहीं देगा? इनमें से आयरन का टेस्ट कौन नहीं देगा? ये K2Fe2SO4.20, K2SO4.Fe2SO4, है ना। इसको एक साथ लिख दिया इसने, मुझे ऐसा लग रहा है कि K2SO4 इसमें से मिल जाएगा हमें, इसमें से मिल जाएगा हमें, डबल सॉल्ट है। इसमें से भी मिल जाएगा क्योंकि इसमें आयरन +3 जो है वो, उसने फेरस या फेरिक कुछ नहीं बोला, उसने आयरन बोला है। आयरन बोला है तो वो Fe+2 भी हो सकता है, Fe3+ भी हो सकता है, फेरिस भी हो सकता है, फेरिक भी हो सकता है। आंसर है थर्ड, ये नहीं देगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आप देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो ये नहीं देगा। सही भाई। पिक अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। जैसे आप इसको पानी में डालते हो, है ना। नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आती है। ये तो सबको पता है। अब मान लीजिए आपने इसको पानी में डाला, तो पानी में डालने पर क्या टूटेगा? अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या देखेगा? ये 2K+ देगा, और PtCl6 2- देगा। यही देगा भाई, और तो कुछ नहीं देगा। परफेक्ट। मतलब आपके पास टोटल आयंस कितने आएंगे? एक तो ये आयन, मतलब 2 तो ये एक, तो ये क्या हो जाएगा? 2:1 रेशियो वाला हो जाएगा। मतलब इसमें 3 आयंस हो जाएंगे, 2 ये और 1 ये, पूरा डब्बा। ये भी तो पूरा एक आयन है। यहां देखोगे तो यहां 0 है, मतलब यहां पे क्या आएगा? 0 आयंस आएंगे। यहाँ क्या आएंगे बेटा? 0 आयंस। यहाँ क्या आएंगे? यहाँ पे आएगा 4 तो K+, यानी 4 आयंस तो ये हो गए, और FeCN6 4-, ये पूरा एक आयन हो गया। मतलब टोटल कितने हो गए? 5 आयंस हो गए, जो कि हमारे को पानी में मिलेंगे। ये वाला देखो, अगर इसको देखोगे तो क्या होगा? CONS3 4, इसके ऊपर 2+ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने आयंस हैं? 2 आयंस हैं। तो ये पूछ रहा है कि पुअर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इसमें से कौन सा होगा? सोच के देखो। जिसमें नंबर ऑफ आयंस 0 हैं उसकी कंडक्टिविटी हम मिनिमम मानेंगे, ठीक है भाई। जिसकी आयंस में, जैसे यहाँ 3 आयंस है, या 5 आयंस है, या 2 आयंस है, तो कंडक्टिविटी का, अगर आपको पूछे कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ तो भी बता सकते हो। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी 1 मोल की इसकी आएगी, उससे कम इसकी आएगी, उससे भी कम इसकी आएगी, और सबसे कम इसकी आएगी। तो इसने सबसे पिक अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट कॉम्प्लेक्स कंडक्टर पूछा है इसने, तो यस, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर हम बता सकते हैं। सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स जहां जाएगा, जैसे आपने ये काम किया ना, ये काम, ये जो आपने काम किया ना, इस काम से आप इनके नंबर ऑफ आयंस भी तो देख रहे हो। देखो, ये पूरा एक आयन और ये 3, कितने आयंस हो गए? 4 आयंस हो गए। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की बात करोगे, नंबर ऑफ आयंस की बात करोगे, तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे? यहाँ पे 4 आएंगे। यहाँ पे 4 और 1 वो डब्बा 5, यहाँ पे 2 और 1 डब्बा 3, यहाँ पे कुछ नहीं 0, यहाँ पे 2 और 1 डब्बा 3, यहाँ पे 1 और 1 डब्बा 2, यहाँ पे 1 और वो 1 डब्बा 2,
यहाँ पे 3 और 1 डब्बा 4, यहाँ पे कुछ नहीं 0, यहाँ पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 2 तो नाइट्रेट और 1 डब्बा, यहाँ पे 3 और 1 डब्बा कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4। ऐसे आप नंबर ऑफ आयंस भी निकाल सकते हो। तो ये काम हम कर चुके हैं, आपको एहसास नहीं था इस चीज का, लेकिन हाँ हम नंबर ऑफ आयंस बता सकते हैं। काउंटर आयंस वही होते हैं जो पानी में जाके रिलीज हो जाते हैं। काउंटर आयंस वही होते हैं जो पानी में जाके क्या होता है बेटा, रिलीज हो जाते हैं। ये चीज हमने देख ली, इसलिए हमने इस बेसिस पे ये वाले क्वेश्चंस कर लिए कि बताओ इसमें से कौन कंडक्टर अच्छा है, कौन कंडक्टर अच्छा नहीं है। क्योंकि सिंपल सा एक फंडा है, इफ द नंबर ऑफ आयंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा आयंस होंगे, नंबर आयंस होंगे, उतना ज्यादा वो कंडक्शन शो करेगा। एनीवेज, आइए उसके बाद बात करते हैं। ऐसा एक और सवाल देखो, नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड व्हेन PTCl PTNS3 4 NPTCl। ये बड़ा यूनिक चीज है। मतलब ये क्या है सर, इसमें तो कोई भी काउंटर आयन नहीं है, इसमें तो कोई भी काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयंस नहीं है, काउंटर आयंस तो मैं मानता हूं नहीं है, बट ये खुद भी तो एक आयन है, बट ये खुद भी तो आयन है। इस डब्बे में ये प्लस और इस डब्बे में माइनस, इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन या नॉर्मल एनायन या नॉर्मल कैटायन या कॉम्प्लेक्स कैटायन था। मतलब कुछ नॉर्मल आयंस थे और अपोजिट चार्ज डब्बे वाले में था। मतलब ऐसा था कि नॉर्मल आयंस थे और वो थे काउंटर आयंस थे और कॉम्प्लेक्स आयंस था। लेकिन अब ये ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें दोनों ही क्या है दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स ही एनायन है। अब ठीक है, हमने उस वहां पर भी तो, यहां पर भी तो हमने ये बोला कि 4K+ है और इस डब्बे पर -4 है, बोला ना। तो तुमने इसकी भी तो कंडक्टिविटी में इसको एक आयन मान के बोला ना, एक ऐसा आयन, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एनायन जिस पर माइनस चार्ज है, इसको भी तो तुमने एक पूरे को एक आयन माना ना। बस तो फिर अगर तुमने इसको माना तो फिर यहां पर भी एक आयन है, यहां पर भी एक आयन है, तो इसकी वजह से इसमें कितने आयंस हो जाएंगे, 2 आयंस हो जाएंगे। भाई जब ये पानी में जाएगा तो नहीं टूटेगा, ये अंदर की चीजें नहीं टूटेगी, मानता हूं। प्लेटिनम और अमोनिया अलग नहीं होगा, प्लेटिनम और क्लोरीन अलग नहीं होगा, यहां पर क्लोराइड आयन का अलग से टेस्ट नहीं आएगा, अमोनियम आयन का अमोनिया का अलग से टेस्ट नहीं आएगा। तो किसका टेस्ट आएगा, इस पूरे केटायन का एक अलग सा यूनिक टेस्ट आएगा, है ना, और उसका एक अलग से यूनिक पॉजिटिव टेस्ट आएगा, मतलब डिफरेंट चीजें आएंगी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जब तुम देखते हो जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो, वहां पर कोई काउंटर आयंस नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो दोनों टाइप के आयंस हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। जबकि अब तक हम मैक्सिमम जितने हमने, अगर आप ध्यान से देखो, जितने हमने एग्जाम्पल किए हैं वो तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि कुछ काउंटर आयंस हैं और फिर कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन काउंटर आयन, काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे भी काउंटर आयंस नहीं है क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल है। काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स आयन, ऐसे। सही भाई, ऐसे चलता है ये। तो इसमें भी बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। फिर आता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस विथ। सुनो, पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, नीड क्या है ना, नीड क्या है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, नीड क्या है, वो है एक तो होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल एट सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा स्मॉल साइज एंड हाई फाई नेचर ऑफ कैटायन। ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस जो है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, बोथ कंडीशंस fulfilled by d block metal ions. That's why d block metals form
more number of complexes. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में हमें साइज केटायन की छोटी नहीं चाहिए, मतलब छोटी बड़ी नहीं चाहिए। हाँ, केटायन की साइज जो है वो बड़ी चाहिए। केटायन की साइज जो है डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन, है ना, डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन, डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन। ठीक है बेटा, डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो कब बनेगी? डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन से बढ़ेगी। ठीक है, एनायन की साइज बढ़ने से, एनायन तो लिगेंड होता है, वो तो डोनेशन देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो मॉलिक्यूल भी बड़े बड़े होते हैं। तो मोस्ट जो कॉमन रीजन है वो ये है, साइज कम होनी चाहिए, है ना। आपसे कभी पूछा जाए व्हाई डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, द रीजन इज दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल एट सेंट्रल मेटल आयन। मतलब जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उनकी जो है वो स्मॉल साइज होती है, वो हाई फाई होते हैं, उनका जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, चलो समझ आ गई बात। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, समझाता हूं मैं आपको। आइए, एटॉमिक नंबर पता है आपको, वो होता है जेड। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? जेड। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स क्या होता है? जेड। फॉर न्यूट्रल, और या यूं कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दो, ताकि केटायन एनायन के केस में भी प्रोटॉन्स के नंबर तो बदलते नहीं है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब सीधा सीधा फंडा होता है, मैं आपको बताता हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सीधा सीधा मतलब होता है कि आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल, प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल आयन, प्रेजेंट एट लिख दीजिए, प्रेजेंट एट सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है कि सेंट्रल मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहलाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है बेटा? वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब मान लीजिए कि आयरन यहां पर है, मान लीजिए आयरन यहां पर है, किसी कॉम्प्लेक्स में आयरन यहां पर है, ध्यान से देखना, है ना। K4FeCN6 में ले लेता हूं, और मैं जैसे ही, अब यहां पे फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की नीड पड़ेगी, तो जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन निकालूंगा, +4, यहां आएगा -4, यहां आएगा -6, ये आएगा +6, हिसाब निकालोगे बनेगा कितना? +2। चलो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कहां आ गया आपका? +2 आ गया। मतलब आयरन आपका +2 है, आयरन आपका क्या है? +2 है। +2 आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 में कितने हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हम माइनस कर देते हैं, पहली चीज हम करते हैं। अब इसका हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला ये बनाते हैं कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो होता है जेड में से आपने, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर देना है। वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, विद चार्ज आपको माइनस करना है ना। तो जैसे ही आप वहां पे लिखोगे क्या? Fe+2, तो आप लिखोगे 26 माइनस क्या लिख दोगे? आपके पास कितना आया था? 26 माइनस क्या लिखोगे? +2, यही लिखोगे। ठीक है, प्लस में, है ना। उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसके चले गए इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या हुआ? +2 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब 26 - 2 वाली बात हो जाएगी। इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हैं। आयरन +2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, क्योंकि आयरन होता तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन +2 है तो प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं +2 कम, मतलब 2 कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 कम हो गए। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ना, हमें तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अभी फिलहाल हमें ऑक्सीडेशन नंबर से ये पता चला कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो,
कि 2 तो चले गए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन कम। लेकिन क्या सिर्फ गए हैं? अरे आए भी तो हैं, आए हैं तो एक साइनाइड जो है वो मोनोडेंटेड होता है ना, डेंटिसिटी इसकी 1 होती है। एक साइनाइड जो है वो 1 लोन पेयर डोनेट करता है, 1 लोन पेयर डोनर होता है। एक लोन पेयर डोनर का मतलब बोल दूं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अरे भाई लोन पेयर का मतलब क्या होता है? इतना 2 ही होता है ना, तो 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। अरे भाई एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 6 साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, है ना? 6 साइनाइड मिलके कितने करेंगे? 12, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 मतलब सॉरी 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेशन होंगे। वो 12 इलेक्ट्रॉन मेटल के पास ही तो आ रहे हैं, क्योंकि ये दे रहे हैं ना, डोनेट कर रहे हैं। वो 12 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? मेटल के पास आ रहे हैं। यानी कि यहां पर हमें जोड़ने पड़ेंगे, जो आ रहा है उसे तो जोड़ना पड़ेगा ना बेटा, जो आ रहा है उसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, गेन फ्रॉम लिगेंड्स। तो कुल मिला के कितना आया और कितना गया? गया वो तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलता है, आया वो लिगेंड से पता चलेगा। तो अभी हमने यहां पे देखा कि हमारे पास कितना आया? 12 आया। अगर आप इसका निकालते हो तो ये 26 में से 2 गए तो 24 + 12 कितना हो जाएगा बेटा? 36। ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया, किसका? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया किसका? K4FeCN6 का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना कितना आसान है, समझ आया? कुछ नहीं करना, एक मेटल है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होंगे, है ना, मोस्टली कम होते हैं क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती। सर किसी की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो कोई बात नहीं, हम उसको 0 कर देंगे, है ना, कोई बात नहीं, हम उसको 0 कर देंगे। सर एक एग्जाम्पल बताते बेटा, आ जाओ। मान लीजिए हमने ले लिया क्या? NiCO4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये 0 ही लेके आया था, 0 ही रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0 है। 0 है तो इसका जो निकल का Ni का जो Z होता है वो कितना होता है? 28 होता है। तो आप क्या लिखोगे? 28 में से कुछ नहीं गया और आया कितना? तो बोले 4 मिलके 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। इसका EAN कितना हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। समझे? ऑक्सीडेशन नंबर आपको विद चार्ज रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखना है? विद चार्ज रखना है, क्योंकि एक आध दो कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा देखने को मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगी। एक आध कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? माइनस होगी। तो आपको -1 ब्रैकेट में रखना -1 अगर होगा तो यहां अगर आप -1 रखते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और थोड़ा दिमाग लगा के खुद सोचो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कम नहीं हुआ, वो तो उल्टा एक और है उसके पास। ठीक है भाई, तो ये हो गया NiCO4, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये था, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखना है, विद चार्ज लिखना है, मतलब साइन के साथ लिखना है। ठीक है, ताकि यहां तुम अगर -1 लिखो तो फिर जब ब्रैकेट खोलो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाए। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लिगेंड्स, है ना, फ्रॉम कर देना इसको। अब एक सिज्विक साइंटिस्ट था, सिज्विक, ये एक सिज्विक साइंटिस्ट था। इसने एक रूल बनाया, EAN रूल। इसने क्या बनाया? एक EAN रूल बनाया। वो EAN रूल ये कहता है कि अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आगे आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसने ऐसा बोला। सो अकॉर्डिंग टू सिज्विक, मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस टू अचीव EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ऑक्टेट रूल याद है आपको? ऑक्टेट रूल,
ऑक्टेट रूल भी कुछ ऐसी बात करता था कि इनर्ट गैस के बराबर एटॉमिक नंबर, अनर्ट गैस के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इनर्ट गैस के बराबर हो जाए, ऐसा कुछ करता था। वो भी स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशनल बेस देता था। ये भी ओल्ड कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी को बताने का, है ना। ये भी क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी को बताने का, है ना। इस EAN रूल ने, सिज्विक ने क्या करा, स्टेबिलिटी ऑफ मेनी कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस रूल। स्टेबिलिटी of many carbonyl compounds can be explained by this rule। ठीक है, मेनली ये किसके लिए लगता था बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए ही लगता था। ये कोई प्राइमरली रूल नहीं है ना। एक चीज याद रखना, नॉट स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी केवल EAN रूल पे डिपेंड नहीं करती, है ना, कि भैया EAN फॉलो नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा, नहीं। स्टेबिलिटी देखने का एक तरीका EAN भी होता है, स्टेबिलिटी देखने का एक तरीका EAN भी होता है। ये नहीं कि स्टेबिलिटी ही आप EAN के अलावा ही देखोगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट है, सबके लिए वैलिड नहीं है ना। ओल्ड कॉन्सेप्ट है, नॉट वैलिड फॉर ऑल, है ना, नॉट वैलिड फॉर, है ना, नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड इन मैनी कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि आप इसको सिर्फ, मेनली वो उसके लिए देता था क्या, कि भैया हाँ EAN आपसे कैलकुलेट करवा लेगा, ये ध्यान रखना। EAN फॉलो करता है नहीं करता है वो एक अलग बात है, उससे स्टेबिलिटी देखना है नहीं देखना है वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN कैलकुलेट करवा सकता है, वो तो हमें आता है, वो हम कर देंगे। लेकिन इस EAN से स्टेबिलिटी को देखना हर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर कार्बोनिल कंपाउंड्स में EAN से स्टेबिलिटी को देखा जाता है कि अगर हाँ नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। जैसे ये वाला है, क्या 36 जो है क्या 36 जो है वो कोई एक, क्या ये कोई इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है? यस, इनर्ट गैस अगर आप देखते हैं क्रिप्टन तो उसका एटॉमिक नंबर भी 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या ये EAN रूल जो है वो फॉलो करता है? यस। तो इस बेसिस पे इन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड्स में, अगर अब आप ठीक है आप ये देख लो कि हाँ आ गया 36 तो बोल देना कि EAN फॉलो करता है। स्टेबिलिटी की बात हम ज्यादा नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि ये एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लंबा चलने वाली चीज नहीं है। मेनली ये सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही काम करता है। तो मैंने लिखा भी था, सबसे पहले ही लिख दिया ये तो खैर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो मैंने आपको डेफिनेशन में सबसे पहले एक डेफिनेशन में ही यही लिखा है कि आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट CMI क्या, सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल्स में ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक ही बात है जो मैंने वहां लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसका हम निकाल ही चुके हैं, इसका भी हम निकाल चुके हैं, मतलब हमने ये 2 स्लाइड्स भी कर ली हैं बेसिकली। तो इसे मैं हटा देता हूँ, है ना। तो पहला हमने यही निकाल दिया, पहला हमें यहाँ लगा देता हूँ, है ना, दूसरा मैं इसे लिख देता हूँ। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा तो नहीं निकालूंगा मैं, ठीक है, कुछ कुछ कर लेंगे हम भी। जैसे मान लीजिए ये है, इसका बताओ। अब आप इसमें Ni निकालोगे तो वो +2 में आएगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 28 होता है। तो तुम लिखोगे 28 माइनस +2, ठीक है, प्लस 4 क्लोरीन से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। 4 क्लोराइड आयन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे आपको, यही करेंगे। तो आप क्या कर दोगे इसको इसमें से निकाल दोगे, बोले 26 हो गए, है ना। तो ये कितना आ रहा है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 34 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू एनी इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस के किसी भी एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करता, 34 नंबर की कोई इनर्ट गैस नहीं होती। तो यहां पर EAN रूल फॉलो नहीं हुआ, EAN रूल नॉट फॉलोड, EAN रूल नॉट फॉलोड।
लेकिन फिर भी इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज स्टेबिलिटी एक अलग चीज़ है। पुराने ज़माने में इसकी स्टेबिलिटी को देखा जाता है, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो स्टेबिलिटी रखते हैं, उनका EAN फॉलो नहीं होता तब भी रखते हैं। तो EAN एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेबिलिटी का, ठीक है बेटा। जैसे ये वाला है, इसको देखिए FeCO5 इसको निकाल के देखिए, आयरन कितना होता है। देखो इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन आएगा Fe, वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो इसका मतलब है 26 माइनस 0, और यहां से आपको मिल जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे आपके पास 36। लो इसका EAN कितना आ गया बेटा, 36 है। इसका EAN कितना आ गया, 36। अब कहीं पे अगर डबल डबल हो तो, कहीं पे अगर डबल डबल हो तो क्या करेंगे। डबल मतलब सर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है Mn2 लिखा हुआ है इस तरह से। चलो इसको ऐसे समझा देता हूं। NCERT में दिए गए डायग्राम है ये। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमने इसका एटॉमिक नंबर कैसा जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होंगे। और क्योंकि ये 0 स्टेट में है तो इसके अपने खुद के Ni यहाँ पे क्या है, 0 में है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कितने होंगे, 28। तो 28 तो ये और 8 ये, 28 प्लस 8 हमने इसका 36 निकाला था। मतलब उस मेटल के अराउंड, मेटल के खुद के इलेक्ट्रॉन और उसके अराउंड बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब EAN ही तो, वही तो निकाला हमने, यही जोड़ा हमने। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसमें भी आयरन क्या है, 0 स्टेट में है, 26 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो। लो ये क्या हो जाएगा, 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 36। हाँ तो हमने निकाल लिया था, इसका भी 36 ही आता है। तरीका मैं बता चुका हूँ, मैं अब आपको ऐसे डायग्राम में भी दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे करते हैं। इसी तरह से आप इसका बताओ कितना निकालोगे। आप तरीके मतलब आप फॉर्मूला लगा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है इसके तो 24 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए, है ना, 12 आ गए। अब आप क्या करोगे, इन 12 को किस में जोड़ दोगे, उस 24 में जोड़ दोगे। तो 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36 हो गया। ये लो इसका एटॉमिक नंबर आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। लेकिन ये तो क्या है, जो ये है एक एक सेंटर वाले, इन्हें बोला जाता है मोनोन्यूक्लियर। ये एक एक सेंटर वाले हैं, मतलब इनका सेंट्रल एटम एक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके में सेंट्रल एटम 2 हैं, मतलब ये बेसिकली डाइमर हैं। तो क्या सर हम दोनों का EAN एक साथ निकालेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो दोनों का निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दो तो एक का आ जाएगा, या एक एक का निकालना सीख लो। दोनों तरीके हैं। क्या बोला मैंने, या तो दोनों का निकाल के, भाई दोनों का कैसे निकालोगे मैं बताता हूं आपको। दोनों का निकालते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं चीजों को, फिर मैं आपको एक एक का भी निकाल दूंगा, है ना। आ जाओ बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये दो बॉन्ड, दो एक बॉन्ड मेटल मेटल का है तो 11 12, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 इलेक्ट्रॉन हुए। अब तक मैंने जितने डॉट लगाए हैं वो 22 हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं, और 11वां बॉन्ड ये रहा। तो 11 बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर भी मैंगनीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही है, तो मतलब वो 25 ही रहेगा। इसका मतलब है 25 तो इसके हो गए, है ना, 25 तो इसके हो गए, और 25 ही इसके हो गए, और 22 इसके हो गए टोटल। अगर आप ये देखते हो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आया भैया, इसका एटॉमिक नंबर ऐसे तो 72 हो रहा है, ऐसे तो कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। अब 72 तब हो रहा है जब आप ये पूरा जोड़ रहे हो। ये दो मैंगनीज का 72 हो रहा है, तो एक मैंगनीज का कितने होगा, EAN ऑफ मैंगनीज कितना हो जाएगा बेटा,
EAN ऑफ मैंगनीज हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 36। और आप अगर आधा आधा करना चाहते हो तो कुछ मत करना, यहां से एक लाइन अज्यूम कर लेना, ठीक है। इस लाइन को बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन निकाल दी। फिर इस मेटल मेटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है, मेटल मेटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है, मेटल मेटल बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, बीच में से लाइन निकालने पर एक उसको मिला और एक इसको मिलेगा। अब अगर आप काउंट करोगे तो 36 आ जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो ये हो गए, 5 बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन तो ये दिख रहे हैं, एक ये रहा, कितने हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन और 25 इसका एटॉमिक नंबर है, 25 और 11, क्योंकि अब सिर्फ 25 में जोड़ेंगे, बिकॉज अब दो बार 25 25 नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब पूरे का नहीं निकाल रहे, हम तो अब एक का ही निकाल रहे हैं। तो 25 प्लस 11 कितने होते हैं? वो भी 36 होते हैं। तो एक का 36 ही आएगा। आप अगर इसको एग्जैक्ट हाफ करोगे तो आप ये देखोगे कि 11 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, 11 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इसलिए हमने वहां 22 जोड़ा था। समझ गए? फील आई कि नहीं आई? ठीक है। तो सर इसका जो फॉर्मूला है, आप उसको इस डाइमर वाले को फॉर्मूले से नहीं बता सकते हैं क्या? फॉर्मूले से भी बताऊंगा। इसके फॉर्मूले में पता है कैसे जोड़ोगे? इसके फॉर्मूले में जोड़ोगे 25 इंटू 2, हाँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर डबल करने पड़ेंगे क्योंकि 2 है, तो 25 इंटू 2 करोगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। आप अगर फॉर्मूले से भी निकालोगे तो इसके लिए डाइमर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? डाइमर के लिए लगेगा फॉर्मूला 25 इंटू 2, है ना। माइनस करोगे 0 आएगा, प्लस करोगे तो यहां पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? कितने कार्बन हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। तो 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, ये वो हैं मेटल मेटल बॉन्ड के। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बेटा? मेटल मेटल। अगर आप ऐसा करते हो तो 72 आता है। अगर आप ऐसा करते हो तो 72 आता है। तो EAN क्या हो जाएगा? अगेन 72, तो टोटल का आया, ये तो MN2 का है, तो MN का कितना हो जाएगा? 72 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वही फॉर्मूला जो हमने सीखा है वो लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z इंटू 2 होगा ना, फिर क्योंकि 2 है हमारे पास, डाइमर है तो हम Z इंटू 2 करके ऑक्सीडेशन नंबर 0 करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? लिगेंड से हमको 20 मिले, लिगेंड से तो हमको 20 मिलेंगे क्योंकि 10 है, 10 के 20 आए। वो दो जो हमने जोड़ लिए थे यहां पर, तो 20 प्लस 2 हमने ऑलरेडी 22 लिख दिया था यहाँ पे, देखो। हाँ, तो यहां हमने 20 प्लस 2 अलग अलग लिख दिया फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला में यहां पर लिगेंड से आए हुए इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा है डाइमर के केस में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 के केस में है, एक के केस में एक ही हो जाएगा। तो भी आप कर सकते हो कि अगर यहां 25 करते हो, 25, 0 तो 0 ही रहेगा, 25 प्लस यहां आधा कर दो 10, 25 प्लस 10 35, और एक यहां कर दो, क्योंकि सब आधे हो जाएंगे। इसका आधा हो जाएगा 25, इसका आधा हो जाएगा 10, और इसका आधा हो जाएगा 1, तो 25 प्लस 10 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और मैं ये आपको हर तरह से सिखा चुका हूं। इसके बाद भी अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनका गलत निकाल देते हो तो एक अलग बात है, मैं आपको पूरी तरह से समझा चुका हूं। अब ये देखो, ये और अलग केस है। ये और अलग केस क्या है कि अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दीज 2 कार्बन मोनोऑक्साइड्स, इसमें ब्रिजिंग है। मतलब ये वाले और ये वाले, ये ब्रिजिंग कार्बोनिल्स है। ब्रिज है तो देते तो बेचारे ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम इसको 1 2 इधर और 2 इधर ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते बेटा। तो हमें क्या करना है? देगा तो ये CO 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या करेगा? ये एक यहां दे देगा और एक यहां दे देगा, फिर ये वाला भी एक यहां दे देगा और ये एक यहां दे देगा। CO है तो देगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक CO 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन 2 ऐसे CO हैं जो ब्रिजिंग है, और बाकी नॉर्मल वाले टर्मिनल वाले हैं तो वो तो 2 2 दे देंगे, तो आप जोड़ दो उसमें 2 2, कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मल है, जैसा इसमें थे सारे, उसमें थे उसमें थे उसमें थे, वो नॉर्मल है। लेकिन बस ये ब्रिजिंग वालों की एक दिक्कत है, और ब्रिजिंग वालों की दिक्कत क्या है? ये एक एक देंगे। देखो यहां पे मेटल मेटल बॉन्ड भी है, तो भी 2 लिखने ही पड़ेंगे मुझे। अब आपकी इच्छा, आप इसे टोटल से करना चाहो, आप इसको आधा आधा करके करना चाहो, आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहो, डबल का फॉर्मूला लगाना चाहो, सिंगल का फॉर्मूला लगाना चाहो,
जैसे चाहो वैसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको टोटल भी काउंट करोगे आपको साफ साफ पता चलेगा कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो तो 0 ही है। मतलब ये रहेगा तो 27 ही। क्या रहेगा बेटा, ये 27 ही रहेगा। मतलब ये तो 27 ही रहेगा। देखो आप, अगर मैं आपको इस सर्कल की कहानी सुनाता हूं, इस सर्कल का पूरा अगर मैं हिसाब किताब बताऊं, इस पूरे सर्कल का हिसाब बताता हूं। इस पूरे सर्कल में अगर आप देखते हो, इस पूरे सर्कल में अगर आप देखते हो तो 27 प्लस 27, क्योंकि 2 है, ठीक है। 27 प्लस 27, जरा देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास हैं। जरा सोच के देखो टोटल कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो ये कितना हो रहा है, 27 27 होता है कितना, 54, 54 प्लस 18 कितना होता है, 54 10 64 और 8 72। तो EAN कितना हो जाएगा, 1 का 72 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये तो 2 का निकाला तुमने, तो ये भी 36 हो जाएगा। अब आप इसको एग्जैक्ट हाफ करके निकाल लो तो छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो अगर आप इसका एग्जैक्ट हाफ करते हो तो इधर इधर के जोड़ लो। अब इधर इधर के जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 27, तो इसके अब 2 नहीं करना है, ठीक है। फिर गया कुछ नहीं क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, गया तो कुछ नहीं क्योंकि 0 है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 सिंगल के लिए। अगर आप सिंगल के लिए देखते हो, है ना, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल और अज्यूम करते हो, एग्जैक्ट हाफ करते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। कुछ नहीं मिट रहा है क्या, चलो ठीक है। समझ गए भाई, कैसे करना है आपको, आपकी इच्छा, आपको जैसे करना है, मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट, ये वाला हम कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये आप कर सकते हो, ये भी हम कर लेते हैं। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करवा देते हैं आपको। आइए, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें तो हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करवा देते हैं आपको सारा। चलिए तो वो सारे एग्जाम्पल्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो देख लेते हैं। ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया, CrCO6 भी हमने कर लिया। आप बोलोगे कैसे किया, अरे ये रहा ना बेटा CrCO6, फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएगा। फॉर्मूला वाले से नहीं किया, अरे MnCO6 देखते हैं कितना हो रहा है। MnCO6 जो है वो आपका 25 है ना, गया तो कुछ भी नहीं क्योंकि 0 स्टेट में है, गया तो कुछ भी नहीं क्योंकि 0 स्टेट में है। उसके बाद आपके पास 12 आए, कितना हो गया, ये 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितना हो गया, 25 12 37 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 36 के लिए मुझे कितना चाहिए, छत्तीस के लिए मुझे कितना चाहिए, एक सेकेंड, बोर्ड हैंग हो गया, इसको सही करते हैं। चलिए हाँ जी, तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो ये 36 हो जाता है। तो ये देखा गया कि जो MnCO6 है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो MnCO6 प्लस बन जाता है। अगर प्लस बनेगा तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाएगी। अगर आप इसको अब निकालते हैं तो 25 माइनस प्लस 1 और प्लस यहां 12 करोगे तो 35 आ जाएगा आपका। अब हमारा EAN रूल फॉलो हो गया। इसलिए बेटा इसे बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे किस क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, प्लस में आ गया, 37 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 37 के 36 करने, 37 के, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 37 के 37 के 36 करने हैं, है ना, 36 होगा ना यहाँ पे,
ठीक है, 36 होगा। ये अब EAN रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कैसा काम कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और एक तरीका है जिससे भी ये 36 करता है। पहला तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके अपना ऑक्सीडेशन EAN को 36 करता है। दूसरा ये जो है आपका MnCO5 का है, MnCO5 नहीं, MnCO5 ये नहीं है, MnCO5 की बात करेंगे हम। ठीक है, सॉरी ये 6 वाला है, इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। MnCO5 डाइमर बनाता है, ये तो अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा, VCO6 देखते हैं, आ जाओ। वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 24 होता है स्कैंडियम 23 होता है ना। गया तो कुछ भी नहीं, आए कितने 12, कितना हो गया 35 इलेक्ट्रॉन। ये इन 35 को क्या करेगा, 36 करेगा। ये 35 से 36 जाएगा, तो ये कैसा होगा, ये कैसा करेगा, ये कैसे करेगा देख लेना। ये करेगा VCO6, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो आप, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा VCO6 माइनस, माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 23 माइनस 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 1, ठीक है, प्लस 12। अब देखो जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, 36। इसका EAN रूल फॉलो हो गया। अब इसने क्या किया, अपना रिडक्शन किया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही चीजें थी जो समझाती थी कि स्टेबल हो रहे हैं। देखा गया कि ये ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिज्विक जो साइंटिस्ट था उसको यही चीजें तो बता रही थी कि अच्छा इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस नंबर के बराबर करना है जो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर हो। ठीक है भाई, अब आती है बात MnCO5 की। MnCO5 में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, 25 प्लस 0 सॉरी माइनस 0 प्लस 10 कितना हो गया, 35 हो गया। किसका, MnCO5 का। तो ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर हम निकाल चुके हैं कितना, 25 इंटू 2 कर लो, है ना, 25 इंटू 2 कर लो, माइनस कर लो 0, प्लस कर लो कितने 20, और 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 72 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, है ना, 72 डिवाइड बाई 2। अब EAN निकालोगे तो कितनी हो जाएगी इसकी, EAN हो जाएगी 72 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 36 हो जाएगी। तो ये डाइमर बना लेता है Mn2CO10 क्या कर लेता है, डाइमराइज हो जाता है। Mn2CO7 क्या हो जाता है बेटा, डाइमराइज हो जाता है। और ये दो तरीके से काम कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ये डाइमर फॉर्मेशन में भी जा सकता है। दोनों तरीके से ये अपने आप को स्टेबल करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा तो MnCO5 प्लस हो जाएगा, प्लस होते ही सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जाएगा, 35 है, 35 के 36 करने, इसे 35 के 36 करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो 35 के 36 हो जाएंगे, जैसे VCO6 कर रहा है वैसे कर लेगा ये भी। और एक तरीका है कि ये डाइमराइज भी हो जाए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इसका आप निकाल लेना, ये कर लेना, तो ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। EAN निकालना बहुत आसान है। EAN जो है वो कई जगहों पर ट्रिकी कब होती है, वो आगे होगी जब हम डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स पढ़ेंगे। इसमें से सवाल ये आया है, कह रहा है कि इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका निकालोगे 36 की तरह काम करेगा, है ना। CrCO6 भी 36 होता है, ये भी तो 36 हो जाएंगे, ये भी 36 हो जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट के काम करने के लिए इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन में गड़बड़ ये है कि इसे आप MnCO6 बोल दीजिए, है ना, इसे प्लस हटा दीजिए तो जाके आंसर आएगा। अब देखो, है ना, अब देखो MnCO6 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसमें प्रिंटिंग एरर थी, ये देखो MnCO6 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, प्लस तो वो बनता है, वो तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसमें ना, प्रिंटिंग एरर था। तो यहाँ MnCO6 कर देना बेटा, अभी सही है, ये प्लस हटा देना, प्लस हटा दोगे तो उसका तो 36 हो ही जाएगा ना। अगर आप इसका देखोगे 35, इसका जो सॉरी 37 आएगा इसका, है ना, 37 आएगा, 37 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 36 हो जाएगा। तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका 36 हो ही गया। अगर ये VCO6 होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो हम उसमें
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल हम अभी करेंगे, रुक जाओ। हाउ मेनी एनो लिगेंड्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, ये हम कर चुके हैं, है ना, होमवर्क है, ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे हम, है ना, देख लेना, कल करवा दिया था मैंने ये सवाल भाई। चलो अब बात आती है अब बात आती है कुछ स्पेशल लिगेंड्स की। जैसे मैंने आज के गोल में क्या बताया कि EAN करेंगे, उसके बाद कुछ नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो अभी फिलहाल हम पहला कर चुके हैं। ये वाले लिगेंड्स पढ़ने के बाद उनकी भी EAN निकालेंगे हम, क्योंकि ये लिगेंड्स थोड़ा अलग टाइप से डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, इसीलिए पहले EAN हमें निकालनी होगी। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जितना होमवर्क मैंने आपको ये पहले दिया है ना, ये वाला, आप इसमें EAN भी निकाल सकते हो। ये आज का होमवर्क हो जाएगा आपका। इन सब का EAN भी निकाल सकते हो आप, है ना, इन सब का क्या निकाल सकते हो, EAN भी निकाल सकते हो। देख लेना कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोई भी ऐसी यूनिक चीज नहीं है जिसमें कि एक, है ना, कोई 3 इलेक्ट्रॉन वाला केस और ऐसा तो नहीं है, तो ठीक है, ये सारे हो जाएंगे आपसे। 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही देख लेना, एक सिग्मा बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देख लेना, हो जाएगा। सबके EAN निकाल सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कोई समस्या वाला सवाल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सब नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर वाले ही हैं। ये था हमारे पास, याद करो हमने ये वाला एक क्लासिफिकेशन कल की क्लास में देखा था, और उसमें मैंने कहा था कि इस चीज पे मैं वापस आऊंगा, जिसमें से हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, CO, है ना। इसीलिए हम बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे, बिकॉज वहां पे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे काम की चीज होगी, बिकॉज वो ही लिगेंड है जो NCERT में, इस तरह के लिगेंड में NCERT में सिर्फ CO दिया हुआ है। मतलब लिगेंड्स की ये नॉन क्लासिकल प्रॉपर्टी में से सिर्फ CO जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एनीवेज, लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखते हैं कि होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब देखो, हम इस नॉन क्लासिकल कैटेगरी को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। तो हमने कहा कि ये तो है, मतलब ये हो गए आपके ओनली सिग्मा डोनर वाले, मतलब ये वाला केस क्लासिकल, ये नॉन क्लासिकल। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, क्लासिकल, है ना, क्लासिकल लिगेंड्स हैं लिखा हुआ है, सॉरी। ये सिर्फ डोनेट करते हैं, इनका और कोई मेटल के साथ किसी तरह का दूसरा जो है रिश्ता नहीं होता। और दूसरे होते हैं नॉन क्लासिकल, जिन्हें हम पाई एसिड लिगेंड्स भी कहते हैं। ये पाई एसिड लिगेंड्स थोड़े यूनिक होते हैं, मतलब इनमें जो डोनेशन है वो तो चलता है, डोनेशन जो है वो तो चलेगा, नॉर्मल है, वो तो उनमें भी चल रहा है। मतलब लिगेंड तो मेटल को देगा ही, जो कि एक पुश्तैनी काम है, खानदानी काम है लिगेंड का कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। लेकिन नए जमाने के जो लिगेंड्स हैं वो मेटल की मदद कर देते हैं। कई बार मेटल बोलता है कि यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो तू मुझे इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, क्योंकि मेरे पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बोला कैसे, तो कोई मेटल बोला मैं 0 स्टेट में हूं, कोई मेटल बोला मैं -1 स्टेट में हूं। प्लस वाले मेटल्स को ज्यादा दिक्कत नहीं आती, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की प्लस है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो कह रहा कोई बात नहीं, आने दे। लेकिन जो 0 है, मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ मेटल्स आर प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन नो प्रॉब्लम, उसकी कोई मजबूरी नहीं है वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने की, वो लिगेंड से ले लेगा, भूखा है प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली एक्सेप्टेंस हो जाएगा लिगेंड से। लेकिन अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी एक मजबूरी फंसती है, वो लिगेंड से डिमांड करता है कि भाई मेरे पास अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका क्या। तो ऐसे केस में फिर जरूरत पड़ती है लिगेंड की उस शक्ति की जो कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के पास होती है, और वो शक्ति होती है कि वो ये कहते हैं कि जब हम तेरे को देंगे तू हमें दे दियो। तो बोले कि हम तो सिग्मा बनाएंगे ही, तू पाई भी बना लियो, मतलब हम तेरे से ले लेंगे। तो बोला कि तुम्हें लिगेंड क्यों कहेगा जमाना फिर, जब तुम मुझसे ही इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो लिगेंड ने कहा कि तेरी मदद करने के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूं, मेरे प्राइमरी बॉन्डिंग तो लिगेंड मैं तो दे रहा हूं, तो तेरे सिग्मा बन ही रहा है, लेकिन तेरे और मेरे रिश्ते और सुधर जाएंगे अगर एक आध बॉन्ड और आ गया एक्स्ट्रा। तो उस एक्स्ट्रा बॉन्ड का नाम होता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किधर से किधर, मेटल से लिगेंड की ओर डोनेशन से।
नॉर्मल काम क्या होता है, लिगेंड से मेटल की ओर डोनेशन होता है। डोनर स्पीसीज, प्राइमरीली डोनर स्पीसीज किसको कहते हैं, लिगेंड को कहते हैं। एक्सेप्टर किसको कहते हैं, मेटल को कहते हैं। लेकिन यहां पर एक सेकेंडरी चीज हो रही है जो कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रही है। मेटल कह रहा है मैं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूंगा तुझे, तो ये बोला ठीक है हम भी ले लेंगे, अपने किसी न किसी खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल में ले लेंगे। अगर हमारे पास वैकेंट डी हुआ तो हम वैकेंट डी में ले लेंगे, अगर हमारे पास वैकेंट डी नहीं हुआ तो हम वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ले लेंगे। तो मेटल ने कहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या होता है? कह रहा है यार तू किस बात का मेटल है, क्या मेटल बनेगा रे तू? तेरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं पता? तू एमडी सर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ के आया क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि हमारी और तेरी और मेरी इस एक्स्ट्रा बॉन्डिंग को समझने के लिए जो सबसे बेस्ट थियरी होगी ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होगी जो समझा पाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ही बता सकती है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो बोले हमारे पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, हम उसमें ले लेंगे। तो कुछ लिगेंड्स अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ले लेंगे, कुछ लिगेंड्स को नीड नहीं पड़ेगी, वो बोलेंगे हमारे पास अपने खुद के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं। जैसे थर्ड पीरियड का कोई लिगेंड के पास थर्ड पीरियड का एटम हो, लिगेंड ऐसा हो जो डोनर एटम थर्ड पीरियड का हो, थर्ड पीरियड के पास वैकेंट 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कह रहा है मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ठीक है, तो कुल मिला के गेम चलेगा इधर से इधर का। अब यहां पे क्या होगा, मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से ऑब्वियसली इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दे सकता है, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में दे सकता है। इट डिपेंड्स कि ये लिगेंड कौन है। अगर ये लिगेंड में डोनर एटम सेकंड पीरियड का है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, NO+, अब ना कार्बन के पास डी ऑर्बिटल, ना ऑक्सीजन के पास, ना कार्बन के पास, ना नाइट्रोजन के पास, ना नाइट्रोजन के पास, ना ऑक्सीजन के पास, ये तो सेकंड पीरियड के हैं, तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता तो ये क्या करते हैं, अपने एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये वाले तो अपने लेंगे ABMO में। और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए R3P है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है ना, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का है, ये वाले क्या करते हैं, ये अपने वैकेंट डी में ले लेते हैं। यानी हम अभी अगली स्लाइड पे नॉन क्लासिकल को भी फर्दर दो डिवाइड कर देंगे, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे? कि ये जो मेटल से एक्सेप्ट करेंगे, ये कहां करेंगे, उस बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं आगे चल के। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बैक डोनेशन बाय सेंट्रल मेटल आयन फ्रॉम, है ना, एंड फॉर्म पाई बॉन्ड विद CMI, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं इसीलिए इन्हें पाई एसिड लिगेंड कहा जाता है, बिकॉज एक्सेप्ट करना लुईस एसिड होता है और ये एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और पाई भी कौन सा बेटा, पाई कोऑर्डिनेट, पाई भी कौन सा, पाई कोऑर्डिनेट। और इसे कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसे हम कार्बोनिल के लिए देखेंगे। जी मैं इसकी बात कर रहा था कि नॉन क्लासिकल को हम पाई एक्सेप्टर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फर्दर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए सिग्मा डोनर तो ये है ही, पाई एक्सेप्टर ये है ही, ऑब्वियसली दोनों ही पाई एक्सेप्टर होंगे बिकॉज वी आर क्लासिफाइंग पाई एक्सेप्टर टाइप ऑफ लिगेंड्स। लेकिन ये जो है अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये कौन से इलेक्ट्रॉन देंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही डोनेट करेंगे। एक्सेप्ट तो ये भी करने का तरीका, एक्सेप्ट करने का तरीका तो इनका भी सेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन 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 तो एंटी बॉन्डिंग में ही लेगा ये भी, क्योंकि कार्बन है। लेकिन यहां पे वो कैटेगरी पे हम बात अभी करेंगे, फिलहाल हम यहां बात करते हैं ऐसे लिगेंड्स जो देते टाइम सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मतलब लोन पेयर को डोनेट करते हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और ये पाई एक्सेप्टर तो ये भी है, पाई एक्सेप्टर तो ये भी है, क्योंकि पाई एक्सेप्टर तो कैटेगरी ही नॉन क्लासिकल है। लेकिन यहां फर्दर हमने इनको और दो तरह से डिवाइड कर दिया है, क्या कि सिग्मा डोनर है और ये पाई डोनर है। फिर सिग्मा डोनर और पाई डोनर को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक वो जो सिग्मा डोनेट कर रहे हैं, ये भी सिग्मा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेंगे, और इनका जो एंटी बॉन्डिंग है वो डी टाइप का थोड़ी होगा, वो तो पी टाइप का ही होगा, क्योंकि डी तो इनके पास होता ही नहीं है, तो डी टाइप का नहीं होगा, पी टाइप का ही होगा। तो इसका मतलब है मेटल अपने डी से देगा, ये अपने पी में लेंगे, तो जो पाई बनेगा वो डी पाई पी पाई टाइप का बॉन्ड बनेगा यहां पे। और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस, क्योंकि ये थर्ड पीरियड और उससे ज्यादा वाले हैं, है ना, क्योंकि ये
थर्ड पीरियड AS3P लिख दिया है क्या मैंने? R3AS लिखना था यार। क्योंकि ये थर्ड पीरियड वाले हैं, ये क्या है? थर्ड पीरियड वाले हैं। थर्ड पीरियड वाले हैं तो ये क्या करेंगे? ये थर्ड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, इनके पास वैकेंट डी है, तो ये मेटल के डी से अपने ही डी में लेंगे, इनके कोई एंटी बॉन्डिंग का लफड़ा नहीं है, तो डी से डी में लेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये डी पाई पी पाई बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? डी पाई पी पाई बनेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा ये डी पाई डी पाई बनेगा, और इधर जो बॉन्ड बनेगा वो डी पाई पी पाई बनेगा। और ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो अपने पाई बॉन्ड्स को ही डोनेट कर देते हैं, है ना? एच 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 एच, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही डोनेट कर देंगे। इसी तरह से ये बेंजीन हो गया, ये हो गया C5H5 नेगेटिव हो गया, ये देखेंगे। तो चलो वो दो तरह के बॉन्ड जो हमने उस कैटेगरी में पढ़े, ये वाले क्या करते हैं? देते तो सिग्मा है, एक्सेप्ट एंटी बॉन्डिंग में करते हैं। एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार भी बोल सकते हो। तो ये बनेगा, ये किन किन के बीच में? जो वापिस वाला बैक डोनेशन वाला बॉन्ड है वो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पी टाइप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये बनेगा डी पाई पी पाई। सो ये बॉन्ड है डी पाई पी पाई। इस कैटेगरी में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, साइनाइड आ गया, ये सब आ गए। R3P और R3AS ये फिल्ड डी से वैकेंट डी में देंगे, इनके पास कोई एंटी बॉन्डिंग वाला कुछ जरूरत नहीं है, एक अपना डी ऑर्बिटल ही काम में ले लेते हैं, तो बॉन्ड बनेगा डी पाई डी पाई। ठीक है भाई, डी पाई डी पाई। अब हम इसमें से सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो इस पे होगा कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, और कार्बोनिल में बॉन्डिंग ऐसी चलेगी जिसमें एक सिग्मा बनेगा और दूसरी तरफ से पाई भी बनेगा। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स पढ़ना, बिकॉज आपको ये पता चल चुका है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बैक डोनेशन के जरिए मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पाई ABMO में लेता है। अब इस पाई ABMO में आने से क्या क्या होगा, बस वही चर्चाएं हम करेंगे। क्योंकि ABMO में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी। किस बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर कैसे घटेगा, ये सब बातें हम कहां करने वाले हैं? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में करने वाले हैं। क्योंकि हमें इस पूरी कैटेगरी में से उस एक लिगेंड को टारगेट करते हुए ये चीज पढ़नी है, ये हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है भाई। अब बात आती है कि वो जो आपने सर ये जो लिगेंड्स बताए थे ना, ये लिगेंड्स थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दो, तो ज्यादा तो नहीं, और भी बहुत होते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीजें सिलेबस में है भी नहीं, पर जो जो कहीं कहीं किसी किसी कॉम्प्लेक्स में हमें दिख जाते हैं तो मैं वहां से आपके लिए ये चीज बता देता हूं। ये वो लिगेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, ये वो लिगेंड्स हैं जो पाई डोनर है एंड पाई ही एक्सेप्टर है। मतलब जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पाई ही एक्सेप्ट करते हैं, मतलब बना के भी पाई एक्सेप्टर तो इनको कहते ही हैं, लेकिन डोनेट भी अपना ये करते हैं। यहां पे डेंटिसिटी वर्ड नहीं यूज होता, यहां डेंटिसिटी वर्ड यूज नहीं होता, मतलब डी नहीं लिखेंगे हम, यहां हेप्टिसिटी वर्ड यूज होता है। वर्ड हेप्टिसिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ डेंटिसिटी फॉर दीज लिगेंड्स। एंड द व्हाट विल बी द हेप्टिसिटी? हेप्टिसिटी बोला जाता है बेटा इसको ईटा एक्स, एंड द एक्स विल बी द नंबर ऑफ कंटिग्यूअस एटम्स इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। जिन एटम्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है उन एटम्स की संख्या होती है एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर हम पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH डबल बॉन्ड H। ठीक है, कितने एटम्स के बीच में ये पाई बॉन्ड है? शेयर्ड है। चलो रेजोनेंस तो एक अलग बात है, रेजोनेंस वाली बात गलत बोल दी मैंने। डीलोकलाइज्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन किन के बीच में शेयर्ड है ना? उस एटम्स के बीच की बात करेंगे, नंबर ऑफ कंटिग्यूअस एटम्स इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, क्योंकि किस किस जगह पे रेजोनेंस नहीं होगा
अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि डीलोकलाइज्ड, है ना, या पाई इलेक्ट्रॉन्स किन के बीच में शेयर्ड है ना, किन के बीच में शेयर्ड है, जिनके बीच में शेयर्ड है उतने एटम्स। तो यहाँ पे एटम्स क्या होंगे बेटा, 2 एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स के बीच में होगा, इसका नाम हो जाएगा ईटा 2 इथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ईटा 2 इथीन। क्या नाम होगा जल्दी बताओ, ईटा 2 इथीन, वापिस बोलो, ईटा 2 इथीन। ईटा 2 इथीन समझ आ गया आपको, ठीक है। इसके अलावा ये देखो बेंजीन है, बेंजीन कैसा दिखता है हमारे पास, C6H6 ऐसा होता है बेटा, है ना, कार्बन कार्बन, है ना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, समझदार हो आप, समझ जाओगे। कुल मिला के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। क्या है ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। ईटा 6 क्योंकि 6 कार्बन है ना, ईटा 6 बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ईटा 6 बेंजीन। क्या नाम होगा इसका, ईटा 6 बेंजीन। इसे रहने दीजिए, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसे हटा दीजिए, ज्यादा एग्जाम्पल इस कैटेगरी के करने का कोई मतलब है नहीं, देखो सेंस नहीं बनता, जो चीज काम की है वो कर पा रहा हूं। ये देख लीजिए, इसको 3 नंबर कर दो, C5H5 नेगेटिव, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। क्या नाम होता है इसका, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। क्या नाम होता है इसका, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। ये 2 तरह से काम करता है ना, ये सिग्मा डोनर भी होता है और पाई डोनर भी होता है, कैन वर्क एज बोथ सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। जब सिग्मा डोनर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जब पाई डोनर होगा तो पाई डोनर होगा तो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जब सिग्मा डोनर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए, यहां लोन पेयर है, ठीक है, अगर ये डोनेट करता है CMI को तो ये सिग्मा डोनर की तरह काम करेगा, तो सिर्फ ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। और अगर ये पाई की तरह काम करता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, आपका रेजोनेंस में चला जाएगा। तो ये 2 2 4 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। तो यहां पे ये इसको बोलते हैं पाई डोनर है ये, और यहां पे ये कैसा है, सिग्मा डोनर है। 2 तरह से काम करता है बेटा ये, पाई डोनर और सिग्मा डोनर। ये जितने तरह के 3 तरह के हमने, मेनली 3 तरह के हमने क्या देखे हैं, एग्जाम्पल्स देखे हैं, इनके वो बता देता हूं मैं आपको कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में ये हमें दिखते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूं, आइए। तो इनके एग्जाम्पल दिखा दें आपको, चलो एक एक एग्जाम्पल काफी है, वही काम आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, ये वाला CH2 इसका एग्जाम्पल है जीस सॉल्ट। कौन सा एग्जाम्पल है, जीस सॉल्ट। जीस सॉल्ट कैसा होता है, ये जीस सॉल्ट ऐसा होता है, प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। Cl 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 और यहां जुड़ा हुआ था CH2, है ना, इसको ऐसे समझो, C डबल बॉन्ड C H H H H। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डोनेट होते हैं। एक तो ये पाई बॉन्ड गया इसका, दूसरा ये बैक डोनेशन भी करेगा,
जो कि बैक डोनेशन कहां होगा, एंटी बॉन्डिंग में, जो कि बैक डोनेशन कहां होगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो यहां दो काम हो रहे हैं, है ना। सी सी बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, लार्जर लिख दो, देन एक्सपेक्टेशंस। रीजन, दो रीजन है। पहला रीजन ये कि पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक बॉन्ड ही चला गया। जब बॉन्ड चला गया तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और लेंथ जो है वो बढ़ेगी। दूसरा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इनटू ABMO फ्रॉम मेटल। अब दोनों चीजों से एक ही काम होगा, दोनों चीजें बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर रही है और बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रही है, क्योंकि ABMO में इलेक्ट्रॉन जाता है तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और ये तो कह रहा है मैं तो बॉन्ड ही दे रहा हूं, अब तो दो बॉन्ड का एक बॉन्ड तो हो ही रहा है, और ऊपर से जब वापस आ रहा है तो उस वजह से भी ABMO में आ रहा है, और ABMO में आ रहा है तो वहां पर लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के ये इसे कहते हैं जीस सॉल्ट, और इसमें कार्बन कार्बन की जो लेंथ है वो दो कारण से क्या होती है, दो कारण से ज्यादा मिलती है हमें। नॉर्मल CH2 की जो लेंथ है वो, इसमें C डबल बॉन्ड फ्री स्टेट में जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। मतलब अगर ये आप कह, इसका मतलब ये समझो कि अगर C2H4 है इसमें, और अगर हमारा जीस सॉल्ट है तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो इसमें ज्यादा होगी, ये कहने का मतलब है। नॉर्मल में जब वो लिगेंड नहीं है तो वह पूरा डबल बॉन्ड है, और यहां ऐसा कोई ABMO में एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रहा, सही भी, ये कहलाता है ऐसा। इसका एग्जांपल देखो, ये है डाइबेंजीन क्रोमियम। क्या नाम होता है इसका, डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम में क्या है, ये एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, और एक बेंजीन रिंग है नीचे इस तरह से। यहां से ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से भी ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बीच में कौन होगा, क्रोमियम। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहां से चल रहा है, इसको बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम। 6 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन चल रहा है। अच्छा, आपसे इसका EN पूछे तो कैसे निकालोगे, EN। क्रोमियम है तो 24 तो हो गई, है ना। ये अपना कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, और 12 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, तो ये 36 हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, 6 एक बेंजीन दे रहा है, 6 एक बेंजीन दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन देता है एक, ये पाई डोनर है। तो इसका EN कैसे निकलेगा, 36 आएगा। इसका EN इस तरह से निकलेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो नंबर है वो अलग है। इसका ये हम देख ही रहे थे, इसका एक, हाँ अच्छा, इसका नाम नहीं लिखा था, हमने लिख देना, ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। क्योंकि ये पाई डोनर है। सर पाई है, यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, यहाँ 5 ही क्यों लिखा आपने, क्योंकि 5 कार्बन के बीच में ही है वो। यहाँ नंबर उनके वो आता है जिनके बीच में वो पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना। क्योंकि अब तक जो एग्जाम्पल थे वो तो ऐसे थे कि इलेक्ट्रॉन्स भी 6 था और एटम्स भी 6 थे, तो बच्चा सोचता है अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही लिख रहे होंगे। ना 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 ना, ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, यहाँ वो नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं जिनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहते हैं। तो ये चीज अच्छी है, यहां से समझ सकते हो। जैसे यहां पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल में ये आता है फेरोसिन बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, फेरोसिन। यहीं पर अगर कोबाल्ट लगा दोगे तो कोबाल्टोसिन, यहीं पर अगर रुथेनियम लगा दोगे तो रुथेनोसिन। सिंपल है, इन्हें सैंडविच कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Fe+2 बीच में बैठता है, एक रिंग नीचे होती है 5 मेंबर की, यहां से भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। इसका EAN निकालो, ये होता तो C5H5 नेगेटिव है, याद रखना। तो इस पर यहाँ पे +2 आएगा चार्ज और सामने 0 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना आएगा बेटा, +2 आएगा। तो अगर मैं EAN निकालने को बोलूं तो निकाल सकते हो, इसका EAN निकालने को बोलूं तो निकाल सकते हो। यस, 26 माइनस +2 प्लस 6 यहां से 6 यहां से 12 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 25 में से 2 गए तो 25 में 2 गए तो सॉरी 26 लिखना था यहाँ पे, सॉरी 26 में से 2 गए तो 24 प्लस 12 36 इसका EAN कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये सिग्मा डोनर है और कब ये पाई डोनर है, क्योंकि आपने पीछे बताया कि ये दोनों तरह से काम करता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, वो आपको देगा अगर उसे ऐसा पूछना होगा, ऑल्दो वो आएगा भी नहीं नीट लेवल पे, मैं जानता हूँ। नीट छोड़ो, वो जेई लेवल में भी नहीं पूछेगा ये चीज, फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि फेरोसिन नाम आपको सुनने को मिलेगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो क्या पता वो फेरोसिन लिखे हुए को समझने की कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर उसे ऐसा देना है तो यहाँ सिग्मा और पाई मेंशन करता है। अब जाहिर सी बात है, इसके भी -2 गए, इसके -2 गए, तो यहाँ पे +4 चढ़ेगा, बाहर 0 है। +4 और 0 निकाल के आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया इसका कितना, +4, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। दूसरा, यहाँ पे कितने सिग्मा है, अब आप इसके EAN कैलकुलेट करो। EAN कर सकते हो आप। टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम दूसरे नंबर पे होता है 22 इसका नंबर होता है। 22 में से 4 चले जाएंगे और आएंगे कितने, यहां से सिग्मा है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, है ना। तो 2 + 2 यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां से आएंगे आपके 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पाई डोनर है। जब ये पाई डोनर होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जब ये सिग्मा डोनर होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, नॉर्मल लिगेंड की तरह काम करता है। तो हमें कितने मिले, हमें मिले 4 + 12, हमें कितने मिल गए, 16। यही मिला हमें, देख लो यहां से 2 है ना, तो 6 + 6 12 आएंगे, यहां भी 2 है तो 2 + 2 4 आएंगे, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, 18 ही होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो, है ना। 18 + 16, 18 10 28 और 6 34, ये इसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ये एन रूल फॉलो नहीं कर रहा, खैर ये सब तो छोटी चीजें, कर रहा है तो वो तुम्हें दिख जाएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। सही भाई, ऐसे देखते हैं इन चीजों को, ऐसे देखा जाता है। चलो इसे भी हटा दो, एलिल भी हमारे नोट जरूरत नहीं है सिलेबस में, एलिल की भी जरूरत नहीं है। ये वाला सवाल करते हैं, कल छोड़ दिया था, मैंने बताया था। ऑक्सो कॉम्प्लेक्स है, ऑल्दो इसने ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बोल दिया है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन ही है, ऐसे समझो, है ना। वैसे तो इसने ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बोल दिया है तो ये O2- मान के ही करना है हमें, फिर हम नहीं फंसेंगे। फिर भी हम करके देखते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 होते हैं तो इन पे -8 होंगे, -8 चले गए तो +8 आ जाएगा। अभी देखा, ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो न्यूट्रल ही रहेगा, H2O भी न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल ही रहेगा। -2 बाहर है, +8 और -2 मिलके कितने हो जाएंगे, +8 और -2 हो जाएंगे +6। ये MO2 पे आ गया, MO मोलिब्डेनम 2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आई है, तो मोलिब्डेनम की कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ऐसे देखना है हमें। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानेंगे हम, +3 कर देंगे। ऑक्सो कॉम्प्लेक्स मानते हुए करना है हमें, ये कैसा मानता हुआ करना है, ऑक्सो कॉम्प्लेक्स को लिख दिया उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो सकता हो सुपर ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो, तो फिर गेम अलग आएगा। लेकिन हमें वो ऑक्सो कॉम्प्लेक्स मानते, पूरे नाम ही बोल दिया उसने ऑक्सो, नहीं लिखता तो फिर हमें दिक्कत आती, हमें समझने में दिक्कत आती कि परऑक्साइड को भी लिखा तो ऐसा ही जाएगा, है ना, सुपर ऑक्साइड को भी लिखा ऐसा ही जाएगा, तो बड़ी दिक्कत आती फिर। तो इसने ऑलरेडी ये काम बढ़िया कर दिया, चलो कि ये ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बोल दिया, तो ऑक्सीजन मानते हुए करना है, तो हमारा काम हो गया, आसान है। सही भाई। अब बात आती है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। हमारे लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, मैं जानता हूं क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करता है। तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, रिजल्ट क्या होने वाला है इस बॉन्डिंग से, वो देखते हैं। पहली चीज,
इन मेटल कार्बोनिल्स बहुत सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, ऑब्वियसली, क्योंकि एक सिग्मा यहां से आता है और एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करके ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों? क्यों? बिकॉज एबीएमओ के कारण। अब एबीएमओ का फॉर्मेशन तो यही समझाता है, एबीएमओ का फॉर्मेशन तो यही समझाता है। ठीक है बेटा, बात आती है वो जो बैक डोनेशन है, बैक डोनेशन, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं इसको, बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल, बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, और उससे बनता है पाई कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई कोऑर्डिनेट। इस बैक डोनेशन की वजह से इसे क्या कहा जाता है? बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। सिनर्जिक का मतलब होता है टीम वर्क। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? टीम वर्क। मतलब ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से डोनेट कर रहा है, तो ये जो केस होता है इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब यही है कि ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से डोनेट कर रहा है, टीम के साथ काम कर रहे हैं कि जब मैं दूंगा तब मुझे भी देना, एक टीम मिल के काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम होता है इसका? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्यों हो रही है सिनर्जिक बॉन्डिंग? क्या मेटल की कोई मजबूरी है वापिस लेने की? नहीं नहीं, लेकिन देने की मजबूरी है मेटल की, है ना, सॉरी लिगेंड की, मैंने गलत बोल दिया। क्या लिगेंड की कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये जाके कह रहा हो कि मेटल भाई मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी लूंगा? नहीं, लिगेंड ने तो नहीं कहा, ये तो मजबूरी मेटल की, ये मजबूरी तो मेटल की है। मेटल कह रहा है कि मैं दूंगा। और क्या हो सकती है मेटल की मजबूरी जिसकी वजह से ये अपने फील्ड ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से ये अपने फील्ड ऑर्बिटल से इधर डोनेट कर रहा हो? क्या मजबूरी हो सकती है? मेटल के पास ऐसी क्या घबराने की स्थिति हो सकती है? मेटल की घबराहट सिर्फ एक ही होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेटल हमेशा पॉजिटिव में रहना पसंद करता है, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन से डर लगता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमेशा डोनेट करने की इच्छा रखते हैं। तो जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा होगी तब मेटल को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी बैक बॉन्डिंग की, है ना। जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है, उसका जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा कब होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज डेंसिटी, है ना, या यूं कहूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल आयन, है ना, ऑन मेटल लिख दो। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेटल प्लस में है तो उससे ज्यादा मेटल, जीरो में है तो उससे ज्यादा मेटल माइनस में है। वैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब कभी भी मेटल प्लस में होगा तो मिनिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, जीरो में होगा तो माइनस में होगा। तो इसका मतलब है जीरो और माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मोर इन लोअर ऑक्सीडेशन, है ना, मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग, मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग when metal is present in lower oxidation state। मतलब अगर जीरो, माइनस, प्लस, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये क्या होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैन स्टेबलाइज मेटल्स इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बिकॉज ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कहते हैं कि कोई घबरा मत, हम आ रहे हैं, तू हमें डोनेट कर दियो। तेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तू जीरो में है, तू माइनस में है, तू घबरा रहा है, तू घबरा क्यों रहा है? हम तेरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हम तुझे स्टेबल रखेंगे। सो सच टाइप ऑफ लिगेंड्स, या वी कैन से कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ऑल नॉन क्लासिकल टाइप ऑफ लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, पाई एसिड लिगेंड्स या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कैन स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स
है ना, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेबल कर सकते हैं उस चीज को। समझ गए भाई? अगर ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, अभी आपको बताते हैं। पहले कुछ और चीज देख लेते हैं, जो कुछ हमने पढ़ा वो देख लेते हैं। इन द बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स M लिख दो, CO लिख दो, N लिख दो, और यहां पे 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। हम एनसीईआरटी में सिर्फ होमो मेटल कार्बोनिल्स है, मतलब होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स की बात करें, मतलब उसमें सिर्फ कार्बोनिल्स है, साथ में कुछ और नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स की ही बात करने वाले हैं, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स की ही बात करने वाले हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो बनता है किधर से किधर, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना, कि CO है, यहां से बनेगा सिग्मा, है ना, इसके CMI के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कार्बन टू मेटल डोनेशन हो गया नॉर्मल। फिर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बनता है, पाई बॉन्ड। ये तो है सिग्मा कोऑर्डिनेट, ये कौन सा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट, और ये कौन सा होगा, पाई कोऑर्डिनेट। एक पाई कोऑर्डिनेट और बनता है, वो पाई कोऑर्डिनेट बनता है मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। वो होता है मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड बैक डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, एक ही बात है, बैक डोनेशन की बात हो गई है ना। चित्र को देख के ये समझ आ गया कि एक बॉन्ड सिग्मा, अच्छा यहाँ पे 2 पाई मत मान लेना, पहले तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये कहीं 2 पाई ना मान ले। वो पाई को ऐसा लिखा गया है कि ऐसे कोलेट्रल ओवरलैपिंग होती है ना पाई की, तो इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, तो बॉन्ड तो एक ही बनता है, वो 2 जगह से डोनेशन दिखाते हैं। वो पाई एक ही है बेटा, है ना, वो क्या है, पाई एक ही है। ये पाई, यहां पाई इनके ज्यादा है क्या, क्यों लटका रखे, हाँ ये जरूर पाई स्टार है, तो मतलब पाई स्टार का मतलब होता है यहां पे ABMO, पाई टाइप ऑफ ABMO, P टाइप ऑफ ABMO कह लो, पाई टाइप ऑफ ABMO कह लो, एक और बात। अब आते हैं रिजल्ट पे। जब ये ABMO में एक्सेप्ट करेगा तो इससे होगा क्या, जब ये ABMO में एक्सेप्ट करेगा तो इससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन ABMO, है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन ABMO, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। और जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ये कहां से कहां तक की बात कर रहा है, ये कार्बन से ऑक्सीजन के लेंथ की बात कर रहा है। तो जब जब बैक डोनेशन होगा, जब जब बैक डोनेशन होगा, तो इनके बीच में तो सिग्मा भी है, पाई भी है, तो आप इसको एक दीवार के तौर पे समझे कि जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, है ना, जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, इधर की बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन इधर की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। इधर का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन इधर का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इधर की बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन इधर की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बस ये 3 चीजें आपको सारे आंसर कर देगी। और ये मैं फिर याद दिला देता हूं कि एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, वो होता है M+, M0, M-, यानी कि अगर कोई ऐसा है MCON प्लस MCON0 और MCON माइनस, तो सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें होगी। और जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतने ज्यादा ये चेंजेस आएंगे, है ना। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, व्हेन सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, मोर डोनेशन टू ABMO, है ना। जब जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, ये और ज्यादा बढ़ेगा, ये और ज्यादा घटेगा। पुराने रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, नए रिश्ते जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। पुराने रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, नए रिश्ते क्या हो रहे हैं बेटा, इंप्रूव हो रहे हैं।
यहां तो मेटल कार्बन का रिश्ता तो सुधर रहा है, क्योंकि एक से भले दो, मेटल कार्बन का रिश्ता तो सुधर रहा है क्योंकि एक से भले दो बॉन्ड हो गए, लेकिन इनकी जो इंटरनल बॉन्ड लेंथ है इसे बोलते हैं, है ना, इंटरनल बॉन्ड लेंथ। ऑफ लिगेंड, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल बॉन्ड लेंथ ऑफ लिगेंड, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ बॉन्ड लेंथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की फ्री स्टेट में देखते हो तो इतनी है, तो इसमें कितनी होगी, तो इसमें मेटल कहां आ गया, 0 में, तो क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, होगी। और सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होगी तो CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। और वो इंक्रीज कितनी होती है ये भी मैं बता देता हूं, वो इंक्रीज होती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है, मतलब 2 to 5% ओनली। इतना ज्यादा नहीं बढ़ती कि डबल हो गई, है ना, तो कम हो नहीं सकती, डबल हो नहीं सकती, सेम रह नहीं सकती, तो आंसर आ गया आपका 4। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी इसलिए ऑप्शन दूसरा काट दिया, कम तो होगी नहीं हमें भी पता है, ठीक है, और सेम भी रहेगी नहीं, तो तीसरा और पहला इसलिए कट गया, बचा सिर्फ चौथा ऑप्शन। कोई वैल्यू नहीं निकालनी हमको बैठ के यहां पे। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको सही कर देना, ये VCO6 माइनस है और ये MnCO6 प्लस है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको, अब देखिए ये आपका मेटल 0 में है, यहां आपका मेटल माइनस में है और यहां आपका मेटल प्लस में है, इसे मैं A बोल देता हूं, इसे मैं B बोल देता हूं और इसे मैं C बोल देता हूं। सिनर्जिक बॉन्डिंग का पहले सबसे पहले देख लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा माइनस में होती है, तो और सबसे ज्यादा, सबसे कम तो C हो जाएगा, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, सही है। जितनी ज्यादा एक्सटेंट होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग का, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यानी कि उस साइड वाली, वो भी उसी रेट में बढ़ेगी। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी इतना ज्यादा लेंथ होगा। अगर आपसे मैं मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछूं तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ भी जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतनी कम होगी, तो इसका मतलब है सी, है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा कम होगी सी, ए और बी। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना ज्यादा ये बॉन्ड तो और स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटा, तो ये लेंथ तो और कम होगी। इधर का पूछा है मैंने, उस सवाल में उसने भले ही क्या पूछा है, उसने तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ पूछी है, ठीक है, मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया अलग से एक्स्ट्रा, सही है भाई। डी ब्लॉक मेटल्स मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हटाओ, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, नो, दे हैव स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल। बोथ आंसर 3 and 4 आर करेक्ट, बोथ आंसर 3 and 4 आर करेक्ट, कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आता है। हाई फाई भी चाहिए क्योंकि हमें कैसा चाहिए, ये तो हो गया हमारा, हमें नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो नेचर कैसा होगा उसका, हाई फाई होगा तभी तो वो कोवेलेंट नेचर दिखाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसका देगा, कॉपर का तो नहीं देगा, SO4 का ही देगा सिर्फ, क्योंकि कॉपर +2 आयंस तो इसमें से निकलेंगे ही नहीं बेटा, तो SO4 का ही देगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है भाई। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेंट्रल मेटल आयन को नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, हाई चार्ज तो चाहिए, स्मॉल साइज भी चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए एट लो ऑफ लो एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल हो आगे के, वो तो फिर वहां पे डोनेशन होता है तो वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, ठीक है बेटा। चलिए, इनमें से कौन एक्ट लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता, इनमें से एक NH के ऊपर 2 माइनस कर दो भाई, दोनों ऑप्शन सेम है ना, एक को NH2 माइनस कर दो, ठीक, ये कुछ ऐसा नहीं है कि NH4 प्लस है उसमें से एक H प्लस निकाल दो, भाई ये तो लिगेंड की तरह नहीं काम कर सकता, लेकिन ये कर सकता है, इसमें से एक H प्लस गया तो फिर इसमें से एक H प्लस निकाल दो, इसे बोलते हैं एमीन, फिर ये बन जाता है NH2 माइनस, फिर इसमें से एक H प्लस निकाल दो, फिर ये बन जाता है NH के ऊपर 2 माइनस, फिर इसमें से एक H प्लस निकाल दो,
फिर ये बन जाता है n के ऊपर 3 माइनस नाइट्राइड इमिडो अमाइडो, है ना, अमीन, लिखे थे ना कल नाम। तो कौन नहीं एक्ट कर सकता? ये वाला नहीं कर सकता, बाकी इसकी सारी फैमिली करेगी। जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना निकल जाएं सब के सब करेंगे। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। सही है भाई। ये आपके लिए होमवर्क है, कल हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसमें से कुछ ऑप्शंस अपना दिमाग लगाना हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन? लिगेंड्स विच कैन एक्ट, कौन से? पाई एसिड लिगेंड्स कैन स्टेबल मेटल इन LOS। ये पॉइंट भी लिख देना कहीं पे। ये रहा हमारा एक तो पाई एसिड लिगेंड, ये पाई एसिड लिगेंड, ये भी पाई एसिड लिगेंड, ये भी पाई एसिड लिगेंड। तो कितने हो गए इसमें से? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। 4 ऐसे लिगेंड है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकते हैं बैक डोनेशन के जरिए। ये जेई मेन या नीट का PYQ है। किसका है ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, मतलब याद नहीं है। FeCO5 में मेटल कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो यहां तो सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट है भी। बाकी ये आपके लिए एक अल्टीमेट रियल टेस्ट जो है, आखिरी मौका है पेन पेपर टेस्ट देने का, उस माहौल में टेस्ट देने का जिस माहौल में आपको 3 तारीख को टेस्ट देना है। लास्ट चांस है अभी। सिर्फ अगर आप देखोगे तो आपको कुछ प्राइस भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्राइस भी कम मिल जाएगा। एक टेस्ट पेन पेपर का दे के देखो, शायद आपको पता चले क्या कमियां हैं क्या नहीं है, है ना। उसके लिए जरूरी है कम से कम एक टेस्ट तो आप पेन पेपर वाला जरूर दें। अगर आपने अब तक नहीं दिया है तो बिल्कुल दीजिए आप उसको, ठीक है। इसमें कोई मतलब गलत चीज नहीं है, या ये यूं कहूं कि ये चीज आपको फंसाने वाली कोई चीज नहीं है भाई, है ना। बढ़िया चीज है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।